नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है रीड इंग्लिश लैंग्वेज टू लिंकिंग डिवाइसेस से संबंधित है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम लिंकिंग डिवाइसेज या कंजक्शंस के बारे में तो सामान्य सी जानकारी देख लेते हैं कि लिंकिंग डिवाइसेज क्या है, कितने प्रकार की होती है, इनका कौन से लिंकिंग डिवाइस का क्या मीनिंग निकलता है, क्योंकि हमारे से क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। वहाँ पर कोई भी एक लिंकिंग डिवाइस दे दी जाएगी और वहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि इसका मीनिंग क्या निकलता है या फिर ये कौन से प्रकार की लिंकिंग डिवाइसेज है, कौन से प्रकार का कंजक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं लिंकिंग डिवाइसेज या कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब समान पद वाले कंजक्शन, मतलब दो प्रिंसिपल क्लोज, दोनों वाक्य क्या हो, प्रिंसिपल क्लोज हो तो वे कोऑर्डिनेटिंग के अंतर्गत जाते हैं। और जब एक वाक्य प्रिंसिपल क्लोज हो और दूसरा वाक्य सबऑर्डिनेट क्लोज हो तो वो सबऑर्डिनेटिंग के अंतर्गत जाते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेटिंग चार प्रकार के होते हैं, कोपुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। कोपुलेटिव का मीनिंग क्या निकलता है? ऐड करना, दो सेंटेंस को जोड़ना, वर्ब को जोड़ना, नाउन को जोड़ना, एडजेक्टिव को जोड़ना, ये ऐड करने का काम करता है। और इसकी मेन डिवाइसेज क्या क्या है? एंड है, बोथ एंड है। अगला है हमारा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव क्या काम करता है? चॉइस को बताता है। और इसकी मेन डिवाइसेज क्या क्या है? और है, नोर है, आइदर और है, नाइदर नोर है। अगला है हमारा एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव किसको बताता है? विरोधाभास व्यक्त करता है, विरोध को बताता है, मतलब अपोजिट को बताता है, कंट्रास्ट को बताता है। और इसकी मेन डिवाइसेज क्या क्या है? बट है, हाउएवर है, नेवरदलेस है। अगला है हमारा इलेटिव। इलेटिव का मतलब क्या है? परिणाम को बताना, तर्क बताना, निष्कर्ष बताना, मतलब इन्फेरेंस को बताता है, कंक्लूजन को बताता है, रिजल्ट को बताता है। और इसकी मेन डिवाइसेज क्या क्या है? सो है, देयरफॉर है और दस है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थे। अब चलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग मतलब एक जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज हो और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज हो, वो सबऑर्डिनेटिंग कहलाते हैं। सबऑर्डिनेटिंग के तीन प्रकार हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज वाला सेंटेंस कौन सा होगा? जब सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में होता है तो वो नाउन क्लोज का सेंटेंस कहलाता है। जब सेंटेंस कोई भी सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है तो वो एडजेक्टिव क्लोज में चला जाता है। और जब किसी भी सेंटेंस में टाइम बताने वाली एडवर्ब दी गई हो, प्लेस बताने वाली एडवर्ब दी गई हो, पर्पज, कंपैरिजन, रिजल्ट, कंसेशन, रीजन बताने वाली एडवर्ब दी गई हो तो वे सेंटेंस चले जाते हैं एडवर्ब क्लोज में। तो देखते हैं टाइम बताने वाली एडवर्ब कौन कौन सी है? व्हेन, व्हाइल, टिल, अंटिल, सिंस, नो सूनर देन, एज सून एज। प्लेस को बताने वाली एडवर्ब कौन सी है? वेयर, व्हेंस, व्हेनेवर। पर्पज को बताने वाली कौन सी है? लेस, सो दैट और दैट। कंपैरिजन को बताने वाली कौन सी है? कंपैरिजन मतलब डिग्री, एज है, सो एज है, देन है। ये किसको बताते हैं? कंपैरिजन को बताते हैं। रिजल्ट को बताने वाली कौन सी है? देखिए, सो के बाद यदि कोई एडजेक्टिव दिया गया है या फिर कोई एडवर्ब दी गई है और उसके बाद फिर डेट दिया गया है, सच के बाद कोई नाउन है, नाउन के बाद फिर डेट दिया गया है, तो ये किसको शो करता है? रिजल्ट को शो करता है। तो देखिए, सो डेट हमने पर्पज में भी देखा, रिजल्ट में भी देखा। दोनों में अंतर क्या है कि जब सो डेट पर्पज को बताता है तो वहाँ पर सो डेट एक साथ लिखा जाता है, सेंटेंस में जहाँ पे मिलेगा हमें एक साथ प्रयोग किया जाएगा। और जब सो दैट का यूज रिजल्ट के लिए किया जाता है तो वहाँ पर हम सो के बाद क्या लिखते हैं? या तो एडजेक्टिव लिखते हैं या फिर कोई एडवर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है? डेट लिखा जाता है। तो दोनों में अंतर है कि एक क्या काम करता है? पर्पज को बताता है, और दूसरा क्या काम करता है? रिजल्ट को बताता है। और सच के बाद भी क्या करना है? सच के बाद नाउन आता है और नाउन के बाद क्या लिखा होता है? डेट लिखा होता है। तो वो क्या काम करता है? रिजल्ट। ये भी क्या करते हैं? रिजल्ट को बताते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला है कंडीशन। कंडीशन को बताने वाले कंजक्शन कौन कौन से हैं? इफ है, अनलेस है, इन केस है, प्रोवाइड है, प्रोवाइडेड डेट है और ऑन कंडीशन है। और इन सबसे जो सेंटेंस, इनसे एक प्रकार की कंडीशन और बनती है जो शुड से, जब सेंटेंस शुड से स्टार्ट हो, वर्ड से स्टार्ट हो या फिर हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो, तो ये क्या हो जाता है? सेंटेंस का इन्वर्जन हो जाता है। और इन्वर्जन में जाने के बाद भी ये क्या बताते हैं? कंडीशन को ही शो करते हैं। अगला है हमारा मैनर। मैनर को बताने वाले कौन से हैं? देखो, मैनर
एज इफ मैनर को बताता है, एज दो मैनर को बताता है, अकॉर्डिंग एज मैनर को बताता है और लाइक मैनर को बताता है। कंसेशन और सपोजिशन, आल दो इसको बताने वाले कौन है, आल दो है, इवन इफ है, हाउ एवर है, दो है, इवन दो है। तो देखिए हमने हाउ एवर एडवर्सेटिव में भी देखा था और हाउ एवर यहाँ पर कंसेशन में भी है। दोनों में अंतर क्या है कि जब हाउ एवर के तुरंत बाद कोई वर्ब दी गई हो या फिर कोई एडजेक्टिव दिया गया हो तो वहाँ पर हाउ एवर क्या काम करता है, कंसेशन को बताता है। और हाउ एवर के बाद जब कोई सब्जेक्ट दिया गया हो तो वो कौन से प्रकार का कंडीशन होता है, कोऑर्डिनेटिंग में चला जाता है और एडवर्सेटिव को बताता है, अपोजिटनेस को बताता है। तो हाउ एवर दो प्रकार से यूज होता है, एक सबऑर्डिनेटिंग में एक कोऑर्डिनेटिंग में। बिकॉज रीजन को बताने वाले हैं बिकॉज, फॉर और सिंस। अब हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव मतलब जो जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं। अब जोड़े में प्रयोग होने वाले हैं नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली। इनके बाद क्या लगता है हमेशा, या तो वेन लगता है या फिर बिफोर लगता है। नो सूनर के बाद क्या लगता है, देन। बिटवीन के बाद क्या लगता है, एंड। आल्दो या दो के बाद क्या लगता है, यट। रादर अदर के बाद क्या लगता है, देन। लेस्ट के बाद क्या लगता है, शुड। और नथिंग के बाद क्या प्रयोग किया जाता है, एल्स प्रयोग किया जाता है। तो ये थी जानकारी, कुछ सामान्य सी जानकारी। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी प्रकार एक पैराग्राफ में से पूछे जाएंगे। अब तक के क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे गए हैं, जितने भी रीट के एग्जाम हुए हैं सब में इसी प्रकार से लिंकिंग डिवाइसेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई नीड वर्क एंड अ डिसेंट वेज फॉर माई वर्क। एरिस्टोटल डिफाइंड हैप्पीनेस not as a sum of pleasures but as unimpeded activity. I want work which is hard but interesting. I am exceptionally lucky because I can choose my own work to a large extent. If I want respite from science, I can go and be a war correspondent or write children's stories or make political speeches. अगला है, I require friendship, particularly I require friendship of my colleagues and comrades in scientific and political work. तो ये हमारा पैराग्राफ था और अब हम देखते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंजक्शन इन सेंटेंस 3 इज। सेंटेंस 3 में कंजक्शन कौन सा है? तो सेंटेंस 3 कौन सा है हमारा, देखते हैं। ये हमारा सेंटेंस 3 है, आई वॉन्ट वर्क विच इज हार्ड बट इंटरेस्टिंग। ये हमारा सेंटेंस नंबर 3 है और इसमें कंजक्शन क्या दिया गया है, बट। कंजक्शन क्या दिया गया है यहाँ पर, बट। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बट हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कनेक्टर्स आर देयर इन सेंटेंस 5। सेंटेंस 5 में कनेक्टर्स कितने हैं और कहाँ से स्टार्ट होता है, इफ़ आई वॉन्ट रेस्पाइट, पॉलिटिकल स्पीसेज। तो इफ़ आई वॉन्ट रेस्पाइट से हमारा सेंटेंस शुरू होता है। तो इसमें देखते हैं कितने कंजक्शन यूज किए गए। इफ़ आई वॉन्ट रेस्पाइट फ्रॉम साइंस, आई कैन गो एंड बी अ वॉर कोरेस्पोंडेंट और राइट चिल्ड्रंस स्टोरीज और मेक पॉलिटिकल स्पीसेज। ये हमारा सेंटेंस था। तो इसमें प्रारंभ में ही एक कंजक्शन दिया गया है, इफ़। कंजक्शन बताना है कितने कंजक्शन यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो एक तो है इफ़ और दूसरा है हमारा एंड, तीसरा है हमारा और चौथा है यहाँ पर और। तो यहाँ पर टोटल 4 कंजक्शन यूज किए गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर सी, 4 कंजक्शन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंजक्शन इन सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन। सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में कितने कंजक्शन हैं। तो आई रिक्वायर फ्रेंडशिप, ये पहला सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से particularly I require friendship of my colleagues and comrades in scientific and political work। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन है। तो इसमें देखते हैं कितने कंजक्शन हैं। तो देखते हैं, particularly I require friendship of my colleagues एंड है, comrades in scientific फिर दूसरा भी एंड है। तो यहाँ पर 2 कंजक्शन यूज किए गए हैं।
तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन है द लिंकिंग डिवाइस ऑफ द थर्ड सेंटेंस शोज। थर्ड सेंटेंस की जो लिंकिंग डिवाइस है, तो थर्ड सेंटेंस की लिंकिंग डिवाइस क्या है, बट, और ये किस चीज़ को शो करती है, तो देखो बट किस में आता है, कोऑर्डिनेटिंग में आता है, और कोऑर्डिनेटिंग में भी ये कौन से प्रकार का कंजक्शन है, एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव में आता है, और एडवर्सेटिव क्या काम करता है, अपोजिटनेस को बताता है, कंट्रास्ट को बताता है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। तो यहाँ भी हम पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। आई इन स्पाइट ऑफ rigorous precautions against accidents, many people are injured every year in factories and elsewhere. In addition, some people are born with physical disabilities. They are either blind or deaf or in some way deformed from birth. Up to quite recent times, little planned actions was taken to fit handicapped people for employment. A number of charitable organizations tried to help them in cases of hardship, but few seriously held the idea that these people might still have abilities in other directions. तो ये हमारा पैराग्राफ था, और यहाँ पर हमें इसी पैराग्राफ में से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये पैराग्राफ भी रीड 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इन द अबव पैराग्राफ इन एडिशन इंडिकेट्स, इन एडिशन का मीनिंग क्या निकलता है यहाँ पर, तो इन एडिशन का क्या मीनिंग निकलता है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी, एडिशन। इन एडिशन किसका मीनिंग क्या निकलता है, एडिशन ही निकलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन है इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ आइदर और इंडिकेट्स। तो देखिए थर्ड सेंटेंस कौन सा है हमारा, दे आर आइदर ब्लाइंड और डीफ और इन सम वे डिफॉर्म्ड फ्रॉम बर्थ। ये हमारा थर्ड सेंटेंस है, और यहाँ पर दिया गया है कौन सी लिंकिंग डिवाइस दी गई है, आइदर और आइदर और किस में आता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का कौन सा प्रकार है, ये अल्टरनेटिव है, मतलब चॉइस को बताता है, और अल्टरनेटिव को ही हम क्या बोल सकते हैं, डिसजंक्टिव भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी, डिसजंक्टिव। अगला है इन द फर्स्ट सेंटेंस एल्सवेयर शोज। पहले सेंटेंस में जो एल्सवेयर दिया गया है, और वेयर से हमें पता चलता है ये किसको शो करता है, वेयर किसको बताता है, प्लेस को बताता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी है एक पैराग्राफ, और इसे भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। देयर हैव बीन इमेंस एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी इन मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स लिव्स, especially in the field of education. Nowadays, an increasing number of students rely on computers for their knowledge. Moreover, computers have been helping some students to progress in their studies quicker than they did in a traditional classroom. In the same classroom, students have different intellectual capacities. Therefore, some would be tired to a slow advance in their studies because of others' inability to move at a faster pace. However, the presence of teacher is essential for student. तो देखिए दोस्तों, ये पैराग्राफ भी रीड 2012 के एग्जाम में दिया हुआ है, पूछा गया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, द वर्ड देयरफॉर एट द बिगिनिंग ऑफ द फिफ्थ सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इंडिकेट्स। तो फिफ्थ सेंटेंस जो देयरफॉर से स्टार्ट होता है, तो देखते हैं कहाँ पर होता है, कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है देयरफॉर सम वुड बी। ये देयरफॉर से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, फिफ्थ सेंटेंस है, और यहाँ पर देयरफॉर का मीनिंग निकालना है, देयरफॉर किस चीज़ की ओर इंडिकेट करता है। तो देयरफॉर यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आता है, कोऑर्डिनेटिंग के अंतर्गत आता है, तो ये किसको बताता है, इलेटिव में प्रयोग किया जाता है। इलेटिव का मतलब क्या निकलता है, रिजल्ट को बताना, इन्फेरेंस को बताना, कंक्लूजन को बताना। तो यहाँ पर देयरफॉर किस चीज़ को बता रहा है, तो हाँ हमारा आंसर हो जाएगा लॉजिकल रिजल्ट, मतलब आंसर है यहाँ पर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन द लास्ट लाइन हाउएवर इंडिकेट्स। लास्ट लाइन में जो हाउएवर दिया गया है, ये हाउएवर किस चीज़ की ओर संकेत करता है, मतलब इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो मैंने बताया था कि हाउएवर दो प्रकार से यूज होता है, एक कोऑर्डिनेटिंग में, एक सबऑर्डिनेटिंग में। कोऑर्डिनेटिंग में ये एडवर्सेटिव कहलाता है, और सबऑर्डिनेटिंग में ये कंसेशन को बताता है। तो कोऑर्डिनेटिंग में जब यूज होगा
तो ये अपोजिट कंट्रास्ट को बताता है, और सबऑर्डिनेट में यूज होगा तो कंसेशन को बताता है। तो हाउएवर के बाद यदि सब्जेक्ट है तो वो एडवर्सेटिव होगा, और वर्ब और एडजेक्टिव है तो वो कंसेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर हाउएवर के बाद क्या दिया गया है, द प्रेजेंस ऑफ टीचर, मतलब सब्जेक्ट दिया गया है, और सब्जेक्ट दिया गया है तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कंट्रास्ट और अपोजिट, मतलब ए और बी दोनों यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर सी। देखिए हाउएवर के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए ये क्या है, एडवर्सेटिव में है, एडवर्सेटिव यूज है यहाँ पर। और यदि इसके बाद कोई वर्ब होती या फिर कोई एडजेक्टिव दिया होता तो फिर हाउएवर कंसेशन में चला जाता, और फिर ये क्या बनता, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बनता। और जब इसके बाद कोई सब्जेक्ट दिया गया हो तो ये क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बनता है। और कोऑर्डिनेटिंग में भी क्या बनता है, एडवर्सेटिव में चला जाता है, और एडवर्सेटिव में जाने के बाद किसको बताता है, कॉन्ट्रास्ट को बताता है, अपोजिट को बताता है। तो हमारा आंसर होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देयर वॉज लिटिल होप ऑफ सक्सेस, दे डिसाइडेड टू परफॉर्म द ऑपरेशन। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा कंजक्शन यूज होगा, एंड होगा, नेवरदलेस होगा, और होगा, या फिर फॉर होगा। तो देखते हैं एंड क्या काम करता है, एड करने का काम करता है। और क्या करता है, चॉइस को बताता है। फॉर क्या काम करता है, रिजल्ट बताता है, रीजन बताता है। और नेवरदलेस क्या काम करता है, अपोजिटनेस बताता है, कंट्रास्ट को बताता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं ये किसको बता रहे हैं, कंट्रास्ट बता रहे हैं। यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रहा है, अपोजिटनेस निकल रहा है। तो फिर हमारा आंसर होगा यहाँ पर बी, नेवरदलेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो ही इज हर्ट ही वॉन्ट्स टू प्ले। तो देखिए यहाँ पर वेदर दो के बाद नेक्स्ट जो ब्लैंक बना हुआ है, मतलब वहाँ पर हमें क्या करना है, को रिलेटिव कंजक्शन यूज करना है। तो वेदर नहीं होगा, सो नहीं होगा, आंसर होगा हमारा येट। अगला क्वेश्चन है अनलेस एंड अनटिल आर। अनलेस और अनटिल क्या है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है या फिर एडवर्ब ऑफ कंडीशन है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन है या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन है या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो देखो अनलेस किसको बताता है, कंडीशन को बताता है, मतलब कंडीशनल सेंटेंस में यूज किया जाता है। और अनटिल किसको बताता है, टाइम को बताता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं गागरिन वॉज द फर्स्ट पर्सन वेंट राउंड द वर्ल्ड। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, विच, दैट, हु और वेहर में से प्रयोग करना है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पर कि हमें यहाँ पर हु मतलब कि सी आंसर होगा। लेकिन जब भी किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दी गई हो या कोई ऑर्डिनल शब्द दिया गया हो तो वहाँ पर हमेशा कंजक्शन डेट यूज किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है यू रन यू कैन नॉट कैच द बस। तो अनलेस ऑफ नहीं हो सकता है क्योंकि अनलेस का ऑफ नहीं लगता है। सो लॉन्ग एज इफ, सो लॉन्ग एज इफ ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि सो लॉन्ग के साथ एज इफ का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रोवाइडेड इफ, क्योंकि प्रोवाइडेड या तो प्रोवाइड ही लिखा जाता है या फिर प्रोवाइडेड डेट लिखा जाता है। तो फिर हमारा आंसर होगा यहाँ पर बी, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। तो यहां पर प्रयोग किया जाएगा इवन इफ। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फ्यू एंड शॉर्ट वर द प्रेयर्स वी सेड। सेंटेंस बताना है, कौन से प्रकार का सेंटेंस है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। तो सिंपल सेंटेंस होता है तो हमें एक ही वर्ब देखने को मिलती है, मतलब एक फाइनाइट वर्ब होती है। कंपाउंड होता है तो दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं और दोनों ही क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल क्लोज कहलाते हैं। और कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस प्रिंसिपल क्लोज है और एक सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। तो क्या कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, नॉट ओनली बट आल्सो, इफ, बट, ऑल्दो, यट और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑल्दो और यट, मतलब ऑल्दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। अगला क्वेश्चन है दिस इज द टिनी रूम बीथोवन वॉज बोर्न। तो देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, प्लेस की बात की जा रही है, दिस इज द टिनी रूम। और प्लेस को कौन बताता है, वेहर बताता है, वेन बताता है, देयर बताता है या फिर हियर बताता है।
तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ए वेयर। अगला क्वेश्चन है देयर वॉज नॉट अ सोल्जर बट फॉट ब्रेवली टू द एंड हियर बट इंडिकेट्स। तो देखिए दोस्तों, बट से आपको लग रहा होगा कि हमारा आंसर होना चाहिए कंट्रास्ट, लेकिन बट कभी कभी क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य भी करता है। और जब यह रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करता है तो इसका अर्थ निकलता है हु डिड नॉट। क्या अर्थ निकलता है इसका, हु डिड नॉट। बट यहाँ पर किस रूप में आ रहा है, हु डिड नॉट के रूप में आ रहा है। तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है तो इसका अर्थ निकलेगा हु डिड नॉट, और किसको बताएगा, ये रिलेशन को बताएगा, मतलब कंट्रास्ट को नहीं बताता है। तो ये कुछ एक फेमस सेंटेंस है, इसके लिए यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर हमेशा रिलेशन ही होगा। अगला क्वेश्चन है ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही फिनिश्ड द वर्क बिफोर सनसेट हियर अंडरलाइन वर्ड शोज। देखो ऑल्दो, देखिए ऑल्दो किसको बता रहा है, ऑल्दो यहाँ पर यूज किया जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, और ये किसको शो करता है, कंसेशन को शो करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, फॉरगिव सो दैट यू मे बी फॉरगिवन हियर सो दैट इंडिकेट्स। तो देखो सो दैट जब भी एक साथ लिखा होता है तो वो किसको बताता है, पर्पज को बताता है। और सो दैट जब अलग अलग, मतलब सो दैट के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दी गई हो, फिर उसके बाद कोई डेट लिखा हुआ हो, तो वो किसको बताता है, रिजल्ट को बताता है। तो यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है तो ये किसको बताएगा, पर्पज को बताएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हैड आई नॉट सीन इट विद माई ओन आईज आई वुड नॉट हैव बिहेव्ड इट हियर अंडरलाइन वर्ड्स इंडिकेट। तो यहाँ पर जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है हैड आई नॉट, ये इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो देखिए ये इन्वर्जन है कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में इसे इन्वर्जन बोला जाता है। और जब भी शुड से, वर्ड से या हेड से डायरेक्टली कोई कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो कंडीशन को बताता है। अगला क्वेश्चन है however men very soon found that it was much better to divided the work among them so that one built houses, another made furniture and another grew code and so on। देखिए ये लाइनें दी गई है रीट 2012 के एग्जाम से है, और यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा द वर्ड हाउएवर एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ इंडिकेट्स। तो हाउएवर यहाँ पर हाउएवर का मीनिंग क्या निकलता है, सपोर्टिंग आइडिया, एन ओल्ड आइडिया, एन आइडिया इन द सेम डायरेक्शन एंड आइडिया इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर हाउएवर के बाद क्या दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है, और सब्जेक्ट दिया गया है तो ये किस में चला जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में चला जाएगा, और कोऑर्डिनेटिंग में भी किस में चला जाएगा, एडवर्सेटिव में चला जाएगा। एडवर्सेटिव में जाएगा तो किसको बताएगा, अपोजिट को बताएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। यू कैन इजीली see that this was a better plan because by always doing same kind of work you can do it far more quickly and easily, so nowadays all work is divided as much as possible। in the last sentence so nowadays all work, the word so indicate किसको indicate करता है, इफेक्ट ऑफ cause of an effect, similarity, comparison। तो हमारा आंसर होगा इफेक्ट ऑफ अ कोज। चलते अगले क्वेश्चन पर। इन द टॉक ऑफ सिक्योरिटी इश्यू देयर मे बी अदर इश्यूज बिटवीन इंडिया ब्लैंक्स है, पाकिस्तान अदर देन कश्मीर, देयर मे बी अ मैटर ऑफ पाकिस्तान, द पीपल ऑफ इंडियाज ऑक्यूपाइड रीजन वांट टू गेट रिड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, फिर ब्लैंक्स है, they protest against India as a terrorism through political approaches uses the organizations, फिर ब्लैंक से। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा मेक यूज ऑफ एप्रोप्रिएट लिंकिंग डिवाइस। तो यहाँ पर 24 जहाँ पर ब्लैंक बना हुआ है वहाँ पर कौन सी लिंकिंग डिवाइस यूज की जाएगी, तो वहाँ पर आ जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है विच लिंकिंग डिवाइस विल बी यूज्ड, यहाँ पर कौन सी लिंकिंग डिवाइस यूज की जाएगी। देखो यहाँ पर दोनों सेंटेंस के बीच में अपोजिटनेस आ रही है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर बी बट। अगला क्वेश्चन है मेक यूज एप्रोप्रिएट लिंकिंग डिवाइस इन द ब्लैंक, और यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाएगा, लाइक डी। अगला क्वेश्चन है ही डिड नॉट स्टॉप रनिंग ही वॉज टायर्ड, तो उसने थकने के बाद भी दौड़ना स्टार्ट नहीं किया। तो यहाँ पर क्या
कौन सा लिंकिंग डिवाइस होगा? बिकॉज, दो, बट, एज। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर दो, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिड वी रीच द प्लेग्राउंड देन द मैच स्टार्टेड। तो देखें यहाँ पर ये कोरिलेटिव कंडीशन जो हमने पढ़े थे, तो देन जहाँ आएगा वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? नो सूनर का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, दिस इज द रीजन ही हैज़ नॉट कम। तो हमें यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब का यूज करना है। तो रिलेटिव एडवर्ब क्या कहलाएगी? बिकॉज, सिंस, वाई या फिर सो दैट। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सी, वाई। अगला क्वेश्चन है, अ वाइज मैन रिमेन्स बिजी, अ फूल वेस्ट्स हिज टाइम। बुद्धिमान व्यक्ति बिजी रहता है और मूर्ख व्यक्ति समय बर्बाद करता है। तो जबकि बुद्धिमान व्यक्ति समय बर्बाद करता है। तो अर्थ से पता चलता है कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए? वाहिल, बी आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रीट एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी इंग्लिश से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं उन सबके टॉपिक्स में इसी प्रकार कुछ जानकारी के साथ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो इससे आपकी तैयारी में बेनिफिट रहेगा। धन्यवाद।